हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11th का टर्म 2 का जैक बोर्ड का मॉडल पेपर सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें सेक्शन बी है। और इस सेक्शन बी में कई क्वेश्चन है और आई थिंक 14 नंबर क्वेश्चन तक है इसमें। तो इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। इसमें सॉल्व हुआ हुआ है, बस इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि एंथैल्पी चेंज एच, इंटरनल एनर्जी डेल्टा एच डेल्टा यू, इसमें रिलेशन बताइए। तो ये रिलेशन होता है, लेकिन रिलेशन आया कैसे, कैसे एक्सप्लेन करते हैं, कैसे ड्राइव करते हैं, ये सीख लीजिए। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि एच होता क्या है। एच बराबर होता है यू प्लस पी वी एनर्जी के। इसमें फिर हम लोग इसका डेल्टा निकालते हैं, चेंज। तो सब में डेल्टा लगा दीजिए, डेल्टा एच डेल्टा यू, इसमें लगा दीजिए डेल्टा पी वी। जब एंथैल्पी की बात करते हैं तो प्रेशर होता है कांस्टेंट, प्रेशर को आप कांस्टेंट कर सकते हैं। और जब दो चीज़ का प्रोडक्ट में चेंज निकालते हैं तो एक को पहले रोक देते हैं, दूसरे का डेल्टा लगता है। तो v को बाहर निकाल दिए, डेल्टा p बना दिए, फिर p को बाहर निकाल दिए और डेल्टा v बना दिए। अब चूँकि प्रेशर होता है कांस्टेंट तो डेल्टा p होगा ज़ीरो, यहाँ रीज़न लिख दिए हैं। डेल्टा p ज़ीरो होगा तो ज़ीरो इंटू समथिंग ज़ीरो, ये पूरा टर्म ख़त्म, तो सिर्फ ये बचेगा। ये डेल्टा एच का एक्सप्रेशन होता है। लेकिन एक केमिकल रिएक्शन में डेल्टा एच का एक्सप्रेशन ये नहीं होगा, तो उसको कैसे निकाला जाएगा, वो ड्राइव करने बोल रहा है। इस तरीके से ड्राइव किए। मान लेते हैं एक रिएक्शन है, इस रिएक्शन में रिएक्टेंट कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में। रिएक्टेंट का नंबर ऑफ मोल्स NR है, प्रोडक्ट का नंबर ऑफ मोल्स NP है। इन दोनों का चेंज क्या होगा मोल्स का, तो मोल्स का चेंज होगा डेल्टा N। जी कहने का मतलब वो गैस के लिए, डेल्टा N। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, इस तरीके से चेंज निकालेंगे। रिएक्टेंट का वॉल्यूम था VR, R स्टैंड्स फॉर रिएक्टेंट। प्रोडक्ट का वॉल्यूम है VP, डेल्टा V निकालना है तो VP माइनस VR, डेल्टा P निकल गया। एक और बात, जब भी रिएक्शन होता है तो रिएक्शन टेम्परेचर और प्रेशर फिक्स्ड करके रिएक्शन होता है। तो टेम्परेचर प्रेशर फिक्स्ड है और ये गैस फेज रिएक्शन है। गैस फेज रिएक्शन के लिए आइडियल गैस इक्वेशन लिख सकते हैं हम लोग। तो रिएक्टेंट भी एक गैस है, प्रोडक्ट भी एक गैस है, इसके लिए आइडियल गैस इक्वेशन लिखें। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, PV इक्वल टू nRT। तो दोनों के लिए प्रेशर P है, दोनों के लिए टेम्परेचर T है। तो PVR इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा NR/RT। ये क्वेश्चन 1 हो गया। प्रोडक्ट के लिए PV क्या लेंगे, VP इज इक्वल्स टू NP, प्रोडक्ट का मोल्स है NP/RT। अब इन दोनों को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो LHS का सब्ट्रैक्ट, LHS से PVP माइनस हो जाएगा, माइनस कर PVP से माइनस कर दिए PVR को, और NP/RT से माइनस कर दीजिए NR/RT को, तो ये चीज़ आ जाएगा। अब इनमें से देखिए P कॉमन है तो P कॉमन ले लिए, VP माइनस VR बचा। यहाँ RT कॉमन है, RT बाहर ले लिए तो बचा NP माइनस NR। NP माइनस NR देखिए क्या था, डेल्टा NG। और VP माइनस VR क्या था, डेल्टा V। तो VP माइनस VR की जगह ले सकते हैं डेल्टा V, NP माइनस NR की जगह से डेल्टा NG। तो P डेल्टा V बराबर हो जाएगा किसके, डेल्टा NG/RT के। अब जो इक्वेशन था हम लोग का, जो शुरू में यहाँ हम लोग देखे थे, ये वाला इक्वेशन, ये इक्वेशन फिर से यहाँ लिख दिए कि हम लोग जानते हैं वी नो डैट डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। P डेल्टा V बराबर होता है डेल्टा NG/RT के। तो P डेल्टा V को हटा क्या लिख दिए, डेल्टा NG/RT। इस तरीके से ये इक्वेशन डिराइव हो गया। इस पर ड्राइव करने बोला था। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रूर से प्रैक्टिस करिए। मोस्ट प्रोबेबली ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, क्वेश्चन नंबर 9, जहाँ पे बोल रहा है कि NH3 और NF3 में किनका डायपोल मोमेंट ज़्यादा होता है। ऐसा क्वेश्चन CBSE के स्कूल्स में बहुत ज़्यादा आता है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। देखिए, डायपोल मोमेंट क्या होता है, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ खिंचा जाता है। तो ये एरो से हम लोग इस तरीके से दिखाते हैं, एरो को कट कर देते हैं टेल को। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बॉन्ड में नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस तरीके से डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में जाएगा। जबकि NF3 में नाइट्रोजन और फ्लोरीन के बीच में फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर होगा, इस तरीके से। अब इसमें जो लोन पेयर बचता है नाइट्रोजन के पास, लोन पेयर के अलोंग आपको नाइट्रोजन के एटम से दूर की तरफ डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन दिखा देना है। इसको ऐसे याद रखिए, लोन पेयर के से दूर जाएगा, इधर बाहर की तरफ। इसमें भी सेम बाहर की तरफ। अब एक डायपोल मोमेंट को फोर्स जैसे कंसिडर करिए, समझिए कि ये फोर्स है, 1 2 3 4 फोर्स, चारों फोर्स देखिए एक ही डायरेक्शन में काम कर रहा है। तो सब फोर्स ऐड होकर बहुत बड़ा फोर्स बना देगा। जबकि इसमें
3 फोर्स देखिए नीचे की तरफ है, 1 फोर्स ऊपर की तरफ है। तो सारा फोर्स एक जगह पे नहीं है, 3 फोर्स नीचे, 1 फोर्स ऊपर, तो इसमें ज़्यादा फोर्स नहीं काम कर पाता। अगर सारा फोर्स एक डायरेक्शन में है तो ज़्यादा फोर्स होता तो हम समझ सकते हैं कि ज़्यादा डाइपोल मोमेंट होगा। तो डाइपोल मोमेंट को इस लॉजिक से याद रखिए, जब सारे का डायरेक्शन सेम है तो ज़्यादा डाइपोल मोमेंट, सारे का डायरेक्शन सेम नहीं है कम डाइपोल मोमेंट। तो NH3 का डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होता है, NF3 का कम होता है। रीज़न यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए। जिस किसी को भी ये पूरा नोट्स चाहिए कमेंट सेक्शन में टाइप करिए, ये आपको हम दे देंगे। और अभी तक आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहेगा। इसमें हम लोग सेक्शन बी सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन प्लेलिस्ट में आपको सेक्शन सी भी मिल जाएगा। और ये सेट 1 का सेक्शन बी है, सेक्शन बी सेट 2 का ही मिल जाएगा, सेट 3 का भी सॉल्यूशन आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। चैनल में जाइए, वहाँ मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिए, वहाँ से आप ले सकते हैं। अब आते हैं एक नया कॉन्सेप्ट, आर्हेनियस के हिसाब से एसिड और बेस किसको कहा जाता है। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, जो सॉल्यूशन लिख के दिए इसी को कंप्लीट याद करके आपको एग्ज़ाम में लिख देना है, आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा अगर क्वेश्चन ये वाला मैच करता है तो। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस क्या होता है, एक सब्सटेंस जो पानी में घोलने पर डिसोसिएट हो जाए और H+ आयन दे, टूट करके H+ दे, जैसे HCl को पानी में घोलते हैं क्या देता है H+ और Cl-। तो HCl एक एसिड है, H2SO4 को पानी में घोलने में क्या आता है H+ और SO4 इसमें दो H+ मिलता है, तो ये भी एक एसिड है, H2SO4 भी एक एसिड है। तो आर्हेनियस का कहना है ऐसा सब्सटेंस जो पानी में घोलने पर H+ आयन देगा वो एसिड है। उसी तरीके से बेस कौन है, तो जो OH- आयन देगा, टू गिव हाइड्रोक्सिल आयन, OH- आयन, जो OH- आयन देगा वो बेस है। NaOH को पानी में घोलेंगे तो Na+ OH-, MgOH को घोलेंगे तो Mg2+ 2OH-, तो दोनों में OH मिल रहा है। इन दोनों ही सब्सटेंस से OH मिल रहा है, इसका मतलब दोनों ही बेस है। इस तरीके से एसिड और बेस हम लोग बता सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 10 था, तो इसमें 3 क्वेश्चन, तीनों को अच्छे से प्रैक्टिस आपको कर लेना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11। ये सब रीजनिंग बेस्ड टाइप क्वेश्चन है, इन सब का आपको रीज़न बताना है। तो सबका आंसर लिख दिए, एक एक लाइन में हम सिंपल ब्रीफ से बताते हैं। PbX2 मोर एसिडिक देन PbX4, PbX2 ज़्यादा एसिडिक है, क्यों PbX4। PbX2 में Pb+2 चार्ज होता है, अब PbX4 में Pb पे +4 चार्ज होता है। अपने ग्रुप में Pb लेड सबसे नीचे, कार्बन ग्रुप 14 अगर आप देखिएगा तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड सबसे नीचे में आता है लेड। जो सबसे नीचे का एलिमेंट है वो +2 चार्ज के फॉर्म में रहना चाहेगा। इसका रीज़न क्या है, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो अगर इसका एक्सप्लेन करना है आपको आंसर, तो एक लाइन में आंसर याद कर हम लोग बोल सकते हैं ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। लेकिन अच्छा खासा मार्क्स आप उठाना है तो थोड़ा सा लाइन बना करके लिख देंगे। आंसर पूरा लिखा हुआ है, इसको पूरा याद कर लीजिए अच्छे से नोट्स बना करके और एग्ज़ाम में जा करके लिख दीजिए। दूसरा क्वेश्चन है कार्बन शो कैटेनेशन प्रॉपर्टी बट लेड डज नॉट। देखिए जो छोटा एटम होता है, अब जैसे ग्रुप 14 का एलिमेंट है कार्बन और ग्रुप 14 का एलिमेंट है लेड, लेकिन कार्बन शुरू में होता है तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, सबसे नीचे लेड है। तो जो सबसे नीचे वो बड़ा एटम होता है, जो सबसे ऊपर छोटा एटम होता है। छोटा एटम कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो कर सकता है, बड़ा एटम शो नहीं कर सकता है, उसका आंसर लिखा हुआ है। अच्छे से ओवरलैपिंग, इफेक्टिव ओवरलैपिंग कर सकता है कार्बन, लेड नहीं कर सकता। एक और क्वेश्चन है लेड ग्रेफाइट इज़ यूज एज लुब्रिकेंट। ग्रेफाइट को लुब्रिकेंट में यूज़ करते हैं, इसका स्लिपरी नेचर होने के कारण, इसके स्ट्रक्चर के कारण। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर लेयर वाइज स्ट्रक्चर होता है, एक लेयर दूसरे लेयर के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी वीक होता है और जिसके कारण वो दोनों लेयर आसानी से अलग हो सकता है स्लिप करके। तो स्लिपरी नेचर होने के कारण उसको लुब्रिकेंट जैसा यूज़ करते हैं, उसका भी आंसर पूरा लिख दिए। एक क्वेश्चन है यहाँ पे कैलकुलेट ऑक्सीडेशन स्टेट, इसको सॉल्व करके बताते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट करेंगे KMnO4 का, बहुत आसान है। देखिए K पर होता है +1 चार्ज, तो K का +1 चार्ज ले लीजिए, सबके चार्ज को ऐड कर दीजिए और इक्वल टू में क्या लीजिए, इस कंपाउंड पे क्या चार्ज है, ये कंपाउंड न्यूट्रल है। न्यूट्रल होने का मतलब क्या होगा, इक्वल टू में चार्ज में 0। इस कंपाउंड न्यूट्रल है मतलब इस पर 0 चार्ज है, तो इक्वल टू में 0 रख लेंगे। तो K पे +1, Mn का चार्ज नहीं पता है, Mn को मान लेंगे x। इस पर हम एक अलग से वीडियो बना देंगे और ऐसा कई क्वेश्चन जो सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने पर बेस्ड होगा, आप वहाँ से भी उसको देख सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन दे देंगे, आप इसको फ़ायदा उठा सकते हैं। प्लस एक ऑक्सीजन पे -2 होता है,
4 ऑक्सीजन पे -8, K पे +1, Mn का निकालना है, उसको x मान लिए, O पर -2, 4 O है -8। ये कंपाउंड पूरा न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, इसीलिए इक्वल टू में क्या ले लेंगे 0। आएगा क्या, ये 1 आएगा, +x प्लस इंटू -8 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो ऐसा करने से आया x -7 इक्वल टू 0, ये दोनों घट के -7 आया, तो x का वैल्यू क्या आ गया 7। इसका मतलब जो Mn है उस Mn पे क्या चार्ज है +7, 7 + 7 चार्ज है, यहाँ Mn पे +7 छुपा हुआ चार्ज। NaCl लिखते हैं तो NaCl में क्या Na का और Cl का चार्ज शो करते हैं, नहीं करते हैं, लेकिन Na पे +1 होता है, Cl पे -1 होता है। उसी तरह का चीज़ यहाँ पे। एक और क्वेश्चन है H2H2O7, H2H2O7 का निकालना है, कैसे निकालेंगे इसको भी समझ लीजिए। एक हाइड्रोजन पे +1, 2 हाइड्रोजन पे +2, निकालना किसका है, सल्फ़र का। कितना सल्फ़र है, 2 सल्फ़र, ये ओलियम है। कितना सल्फ़र है यहाँ पे, 2 सल्फ़र। तो एक सल्फ़र का चार्ज निकालना है, तो एक सल्फ़र को x मान लेते हैं, तो 2 सल्फ़र का कितना हो जाएगा 2x। एक टॉफ़ी का दाम 2 रुपया, 3 टॉफ़ी का दाम 6 रुपया, मल्टीप्लाई कर दिए। एक कैडबरी का दाम 10 रुपया, 2 कैडबरी का दाम 20 रुपया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो एक सल्फ़र का चार्ज x, 2 सल्फ़र का 2x। एक ऑक्सीजन -2, 7 ऑक्सीजन -14। एक टॉफ़ी का दाम 2 रुपया, 7 टॉफ़ी का दाम 14 रुपया, बस वही कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए। और ये कंपाउंड क्या है, न्यूट्रल, इस पर कोई चार्ज नहीं है, इक्वल टू में क्या ले लिए 0। बहुत आसान है, सबका चार्ज पता करिए, सबको जोड़ दीजिए, जिसका जो साइन है साइन के साथ इक्वल टू में रखिए 0, क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं है। अगर इस पर लिखा होता है यहाँ पे -2 तो इक्वल टू में रखते हैं -2, लिखा होता +1 तो इक्वल टू में रखते हैं +1। अब देखिए ये तो 2 हो गया, ये 2x प्लस इंटू -14 इक्वल टू 0। तो ऐसा करने से क्या आ रहा है 2x -12, ये दोनों घट के -12 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो 2x का वैल्यू 12, 2x का वैल्यू 12, तो 1x का वैल्यू 6, 2 से कैंसिल कर दिए, 6 बार में x का वैल्यू कितना आ गया 6। मतलब यहाँ सल्फ़र पे कितना चार्ज है +6 चार्ज है। इस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो एक बार ट्राई करिए आप मेरे साथ साथ H2O2 का चार्ज पता करने में O का। कैसे पता करेंगे सोचिए। एक हाइड्रोजन पे +1, 2 हाइड्रोजन पे +2। एक ऑक्सीजन का चार्ज हमको पता करना है, कितना ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, तो एक ऑक्सीजन के चार्ज को मान लेते हैं x, 2 ऑक्सीजन है तो 2x। इक्वल टू में क्या रखेंगे, ये पूरा कंपाउंड न्यूट्रल है, इक्वल टू में रखेंगे 0, +2 को उधर भेज देते हैं, तो +2 को उधर भेजेंगे क्या हो जाएगा -2, 2 से 1 टाइम्स में, तो x का वैल्यू क्या आ गया -1। इसका मतलब इसमें ऑक्सीजन पे क्या चार्ज है -1 चार्ज है। अगर ऑक्सीजन पे -1 चार्ज होता है तो उसको पेरोक्साइड कहते हैं। तो ये ऑक्सीजन पेरोक्साइड है, तो इसका नाम होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इस तरीके से ये सॉल्व करेंगे। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ये वाला तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इसीलिए इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए, ये कंपलसरी क्वेश्चन है। अच्छा, उसका 13 नंबर क्वेश्चन में 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एरोमेटिक कंपाउंड होने का कंडीशन बताइए। एरोमेटिक कंपाउंड एक्चुअल में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है जिसमें स्मेल होता है एक अच्छा तरह का, एरोमा होता है उनके अंदर। और जैसे कि आपने कपूर का बॉल ले लीजिए, तो कपूर में एक अच्छा खासा स्मेल होता है। उसी तरह का कई कंपाउंड्स एरोमेटिक कंपाउंड जिनमें स्मेल होता है। तो क्या कंडीशन होता है कि एरोमेटिक कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड एरोमेटिसिटी शो करता है, तो 3 कंडीशन है। पहला, कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2 होना चाहिए, प्लेनर स्ट्रक्चर, एक प्लेन में स्ट्रक्चर होना चाहिए, ऐसे नहीं इस तरीके से बुक जैसा नहीं, या टेट्राहेड्रल ऐसे 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 इस तरीके से टेट्राहेड्रल नहीं होना चाहिए। तो ये प्लेनर स्ट्रक्चर होना चाहिए। प्लेनर स्ट्रक्चर कंडीशन है, कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होना चाहिए sp2। दूसरा, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, रिंग के अंदर में पाई इलेक्ट्रॉन घूमते रहना चाहिए। जैसे ये डबल बॉन्ड का मतलब पाई इलेक्ट्रॉन है, ये आ सकता है यहाँ पे, ये आ सकता है यहाँ पे, ये आ सकता है यहाँ पे, इसको कहेंगे डीलोकलाइज होना, अपना जगह चेंज करके दूसरे जगह पे जा सकता है। ये कंप्लीट होना चाहिए, ये यहाँ आ गया बाकी और कोई जा ही नहीं रहा, तो ऐसा नहीं चलेगा। उस रिंग में पूरा होना चाहिए, एक यहाँ तो दूसरा यहाँ तीसरा यहाँ, कंटिन्यू चलते रहना चाहिए। इसको कहा जाए कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। तीसरा, हकल रूल फॉलो करना चाहिए। हकल रूल क्या है,
कोई भी एक रिंग है तो उस रिंग के पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, जहाँ पे n क्या है, n है नंबर ऑफ रिंग, जहाँ n का वैल्यू 0 1 2 इस तरीके से है। तो 0 का तो पॉसिबिलिटी यहाँ पे हम लोग नहीं देखेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे। एक एग्जांपल ले लिए, ये बेंजीन है, नैप्थलीन है। बेंजीन का में ये एक रिंग है तो n का वैल्यू 1, तो n का वैल्यू 1, तो हकर रूल के हिसाब से पाई इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेगा, 4n+2। तो 4n+2 में n का वैल्यू कितना रख दिए, 1, क्योंकि एक रिंग है, एक ही रिंग है तो n का वैल्यू 1। तो 4 × 1 4, 4+2 कितना 6 पाई इलेक्ट्रॉन। 6 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब होगा 3 पाई बॉन्ड, जस्ट उसका आधा। तो देखिए 3 पाई बॉन्ड है, 1 2 3, हाँ हकर रूल फॉलो कर रहा है। और जो भी कार्बन डबल बॉन्ड बनाता है वो sp2 होता है, तो sp2 कार्बन है, sp2 सब sp2 है। इसमें कंप्लीट डिलोक्लाइजेशन भी होता है, ये यहाँ जाता है, ये यहाँ आता है, ये यहाँ आता है, तो तीनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है, तो ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। वैसे नैप्थलीन के बारे में बात करें तो नैप्थलीन में देखिए 2 रिंग है, 2 रिंग का मतलब पाई इलेक्ट्रॉन अगर निकालना है तो हकर रूल के हिसाब से देखना पड़ेगा कि क्या सेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नैप्थलीन में n का वैल्यू 2 लेंगे क्योंकि 2 रिंग है। पाई इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला 4n+2, n की जगह 2 रख दिए, तो 4 × 2 8, 8+2 10, 10 पाई इलेक्ट्रॉन। 10 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब 5 पाई बॉन्ड, 10 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब 5 पाई बॉन्ड। देखिए 5 पाई बॉन्ड है, 1 2 3 4 5, तो ये भी हकर रूल को फॉलो कर रहा है, तो ये भी एक एरोमेटिक कंपाउंड होगा। इस तरीके से एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन कर दीजिएगा, इसका भी एग्ज़ाम में आने का चांस है, लेकिन ऊपर वाला ज़्यादा कंपलसरी है, ज़्यादा चांस उस ऑक्सीडेशन स्टेट वाले का था। अब आते हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या चीज़ है? हाइब्रिडाइजेशन का मतलब आप समझिए कि जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स होता है वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होकर के एक नया ऑर्बिटल जनरेट करता है, उनको कहा जाता है हाइब्रिड ऑर्बिटल। और जो प्रोसेस है उसको कहा जाएगा हाइब्रिडाइजेशन। जैसे s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल मिक्स होकर के हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बना सकता है। एक s है, 3 p है, तो 4 ऑर्बिटल मिक्स हो रहा है तो 4 नया बनेगा। और एक s 3 p के कारण नाम हो जाएगा sp3। अगर एक s और 2 p रहेगा तो sp2 होगा, एक s 1 p रहेगा तो sp होगा। इस तरीके से हाइब्रिडेशन का एक एग्जांपल से आप समझा सकते हैं। इसमें एक क्वेश्चन बोल रहा है कि इथेन में कार्बन का हाइब्रिडेशन बताइए। देखिए अगर 4 सिग्मा बॉन्ड है, 4 सिंगल बॉन्ड, तो कार्बन का हाइब्रिडेशन sp3 होगा। 1 2 3 4, 4 सिंगल बॉन्ड है, 4 सिंगल बॉन्ड मतलब sp3 हाइब्रिडेशन होगा। इस कार्बन के बता सकते हैं 1 2 3 4, 4 कार्बन का सिंगल बॉन्ड, इसका एक कार्बन का 4 सिंगल बॉन्ड मतलब sp3 होगा। तो दोनों ही कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3। तो क्वेश्चन था इथेन में कार्बन का क्या हाइब्रिडेशन होगा, sp3 होगा। इस तरीके से इसको कंप्लीट प्रैक्टिस करिए और हम लोगों का यहाँ पर सेट 2 का कंप्लीट हुआ। इस वीडियो में इतना ही। लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।